नमस्कार। आज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे विपक्षी दलों की होने वाली बैठक पर। जी हां, आपको बता दें कि पटना में 12 जून को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में विपक्षी एकता की बैठक की जाने वाली है। जदयू नेता मनजीत सिंह ने इस बारे में जानकारी दी है। वहीं सूत्रों का कहना है कि पंडित बंगाल की सीएम ममता इस बैठक में शामिल हो सकती है। विपक्षी एकता की दीवार को खड़ा करने की तमन्ना सीएम नीतीश को अब तक दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटक तक ले गई। अगले साल 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले विपक्षी एकता को मजबूत करने की कवायद जोर पकड़ चुकी है। इससे लेकर करीब एक साल पहले से भागदौड़ कर रहे सीएम नीतीश कुमार फाइनली उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां से वह इसका अंदाजा लगा सकते हैं। विरोधी एकता की उनकी मुहिम की असलियत क्या है, इसके लिए तारीख डिसाइड हो चुकी है और तय हुआ है कि जून की 12वीं तारीख को विपक्षी दलों की बैठक पटना में आयोजित की जाएगी। इसे लेकर जदयू नेता मनजीत सिंह ने कहा है कि पटना में 12 जून को विपक्षी एकता की बैठक तय की गई है। सीएम नीतीश कुमार इसकी अध्यक्षता करेंगे। सुनिए मनजीत सिंह जदयू नेता ने क्या कुछ कहा है। निश्चित रूप से 12 तारीख को डेट निर्धारित की गई है और नीतीश कुमार जी इसका नेतृत्व करेंगे और बिहार के अंदर विपक्षीय दल की एक मजबूत बैठक होगी जिससे पूरे देश में एक संदेश जाएगा और बिहार से ही देश का परिवर्तन की शुरुआत होगी और आदरणीय नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता का नेतृत्व कर रहे हैं। मजबूती से आपको दिखाई देगा कि कितनी मजबूती से पूरे देश के अंदर जितनी एक विचारधारा वाली पार्टी है वह एक साथ खड़ी होगी। सामने आया है कि टीएमसी मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 12 जून को पटना में विपक्ष की बैठक में भाग लेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएम नीतीश कुमार की ओर से विपक्षी दलों की बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव दिए जाने के बाद यह निर्णय लिया है। 12 जून को पटना में विपक्षी नेताओं की इस जरूरी बैठक में शामिल होंगे। हालांकि यह अभी सूत्र कह रहे हैं, इसे लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई। वहीं इस बैठक में 20 विपक्षी दलों के शामिल होने की बात कही जा रही है। बता दें कि बिहार सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता को बढ़ावा देने के अपने एजेंडे को लेकर बीते एक महीने से देश भर में विपक्षी दलों से मिल रहे थे। वह बीते मंगलवार को ही पटना लौटे थे। इससे एक दिन पहले सीएम नीतीश ने बीते सोमवार को कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे सहित शीर्ष विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी और अन्य विपक्षी नेताओं के साथ अपनी अब तक की चर्चाओं का ब्यौरा सामने रखा था। इस दौरान ही पटना में होने वाली विपक्षी नेताओं की बैठक पर भी चर्चा हुई थी। विपक्षी एकता की दीवार को खड़ा करने और उसे मजबूत करने की तमन्ना उन्हें अब तक दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा और कर्नाटक तक ले गई। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जो चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, ये मेहमान है राहुल आनंद, प्रवक्ता बीजेपी, मेराज वली, कांग्रेस प्रवक्ता मनोज लाल दास मनु, नेता जदयू, डॉक्टर आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं मनोज लाल दास मनु से। नेता जदयू नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता को एकजुट करने के प्रयास कर रहे हैं और 12 तारीख को 12 जून को सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं, कम से कम 20 दल। क्या लगता है आपको कि ये 20 दल एकजुट हो जाएंगे? अरे रे बतेबे नहीं चंदन सब है। जी मनोज दास मनु जी, सवाल आपसे है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम मेराज वली जी के पास आना चाहेंगे। मेराज वली जी, जैसा कि नीतीश कुमार जी लगातार प्रयास में हैं, विपक्षी एकता के प्रयास में हैं कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो जो बीजेपी है इसे हराने में सफलता मिलेगी। और कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी जी ने भी कहा है कि अगर
उन्होंने अगर लगाया है कि विपक्ष एकजुट हो जाता है और जो 9 सवाल हैं उनको लेकर हम जनता के बीच चले जाते हैं तो 100 सीटों पर बीजेपी सिमट जाएगी। क्या लगता है कि ये जो विपक्षी एकता की मुहिम चल रही है उसमें कांग्रेस भी अपना योगदान देना चाहेगी और योगदान किन शर्तों पर होने वाला है? क्या नीतीश जी को अगर जो पीएम पद अपना मांगते हैं तो क्या उस पर भी सहमत हो सकती है कांग्रेस? जी देखिए देवेंद्र जी, आज से कुछ वक्त पहले जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, आपको याद होगा उसी वक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बयान दिया था और राहुल जी भी उससे पहले कई बार ये स्पष्ट कर चुके हैं जब भी उनसे इस सवाल का जवाब मांगा गया और खासतौर से नीतीश कुमार जी के लिए भी सवाल किए गए इन दोनों नेताओं से, तो इन लोगों ने यही कहा कि हमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में विपक्ष के सारे दल, सारे सीनियर्स जिसका फैसला करेंगे, जिसको चेहरा बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी को अपनी ओर से कोई शर्तें नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने साफ तौर पे ये तक कहा था कि ऐसा हमारी तरफ से कुछ नहीं है कि हमारे कोई चेहरा हमने पहले से तय कर रखा है, ये वक्त पर निर्भर करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सवाल इस वक्त हम लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण ये चेहरे का नहीं है। चेहरा तो जाहिर है, जिसको लीडर बनाएंगे सारे विपक्षी दल, उसको हम लोग स्वीकार करेंगे ही, सभी स्वीकार करेंगे। लेकिन मौजूदा समय में जो राजनीति इस देश में हो रही है, जिस वक्त जिस तरह से कल आपने देखा संसद भवन का उद्घाटन बिना विपक्ष के हुआ, ये एक नजीर है, ये एक पहल है विपक्ष मुक्त भारत करने की। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति है और उनकी सोच है, ये एक अहंकार है, डिक्टेटरशिप है। सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर, देखिए विचारधारा अलग अलग हो सकती है, सबके अपने अपने अलग अलग मापदंड हो सकते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है देश के संविधान को बचाने की और इसकी मूल आत्मा धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म को बचाने की, तो को उस पर बचाने कुछ की, भी कुर्बानी सभी कांग्रेस विपक्षी देने दल के लिए चाहते हैं तैयार कि है। भाई कहने का तात्पर्य यही है मेराज वली जी की उस पर कुछ भी कुर्बानी देनी हो तो कांग्रेस तैयार है, भले ही पीएम पद कोई और जो विपक्षी पार्टी है वो चेहरा बने पीएम पद का, तो उससे उसका लेना देना नहीं है। हाँ, बीजेपी को हराना मुख्य उद्देश्य है। ये आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। ठीक है सर, हम इसे दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जेडीयू नेता मनोज लाल दास मनु जी, आपसे मेरा पहला सवाल ही यही था कि जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, कांग्रेस तो मान गई कि भाई किसी को पीएम पद का चेहरा बना दिया जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। क्या नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षाएं नहीं आएंगी कि सबको मैंने एकजुट किया है तो पीएम हम ही बन जाएं? देखिए देवेंद्र जी, ऐसी कहीं से कोई महत्वाकांक्षा नीतीश कुमार जी की नहीं है कि वो प्रधानमंत्री वही बने। पार्टी की ओर से कुछ नेताओं ने जो भी बात कही पूर्व के समय में, इतना ही कहा कि जो प्रधानमंत्री बनने के लिए गुण होनी चाहिए वो नीतीश कुमार जी में है। अच्छा, ये अलग मामला हुआ। दूसरी मामला ये है कि न कभी नीतीश कुमार जी ही ने घोषणा किया कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूँ, अन्यथा पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कोई घोषणा किया। अभी प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस पर तो अभी कहीं से कोई चर्चा ही नहीं है। चर्चा तो ये है कि भाजपा को हराने के लिए भाजपा के खिलाफ जो दल हैं, विभिन्न राज्यों में कार्यरत हैं, उन लोगों को लेकर और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो कांग्रेस है, सभी के साथ मिल बैठकर रणनीति तैयार करने की, एक एक सीट पर कैसे हम भाजपा को परास्त कर सके, इसकी अभी बातचीत चल रही है। प्रधानमंत्री लेकिन रणनीति में एक रणनीति ये भी तो आ जाती है ना, बात तो वहीं आकर के अटकती है कि फेस किसको बनाएंगे। बीजेपी ने तो अपना फेस
नरेंद्र मोदी जी को बना दिया है, नरेंद्र मोदी जी पीएम फेस हैं। तो जब ये रणनीति बनेगी, हमारे कहने का तात्पर्य समझिएगा, जब ये रणनीति बनेगी तो एक सीएम फेस भी होना चाहिए, किस चेहरे पे विपक्ष चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि लोग चेहरा भी जी चेहरा भी मायने रखता है ना सर। देवेंद्र जी, वही तो मैं कह रहा हूँ जी कि जब सारे लोग बैठेंगे तो बैठने के बाद मामला समाप्त होता है। अभी तो हम बैठक शुरू भी नहीं किए हैं, तो इतनी हाई तौबा हो रही है। जब हमारी बैठक तो हो जाने दीजिए, और यहाँ भी किसी भी तरह का सभी दल के नेता का एक ही मंशा है कि भाजपा को संविधान के खिलाफ जो कार्यरत है वह भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना, और उसके लिए सभी मिलकर प्रधानमंत्री का चेहरा का घोषणा कर लेंगे, कहीं कोई आपत्ति नहीं होगी। जी, ये अच्छी बात है कि आम सहमति बन जाए। तो यानी कि अगर जो बैठक होने वाली है 12 जून को, उसमें इस पर भी चर्चा हो सकती है, ये माना जाए। ठीक है, अभी देखिए, अभी चर्चा किस विषय पर होगी ये तो नहीं कहा जा सकता है। अब वो तो हम तो उस बैठक में रहेंगे नहीं। जी जी, जो लोग हैं, हमारे विपक्ष के जितने भी लोग हैं, उन लोगों की बैठक में क्या बात निकल कर आती है, उसके बाद ही उस विषय पर होगा कि पहले उनको हराने के लिए कौन सी रणनीति का जरूरत है, उस पर सबसे पहले चर्चा होगी। और ये कौन चेहरा होंगे उसकी चर्चा फिर अगली बैठक में होगी। ठीक ठीक, यानी कि इस तरह से एक के बाद एक जो है चर्चाएं होती रहेंगी, समाधान निकलते रहेंगे, और हर समस्याओं का समाधान निकाल लिया जाएगा। समस्या का समाधान देवेंद्र जी तभी निकल सकता है जब लोग आपस में बैठेंगे। जी तो बिल्कुल सही बात आपने कही, बिल्कुल सही बात आपने कही। राहुल आनंद जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। विपक्ष एकजुट हो रहा है, 12 जून को भी एकत्रित होगा विपक्ष और रणनीति तैयार करेगा। कुछ डर तो होना ही चाहिए बीजेपी के अंदर। राहुल आनंद जी, जी राहुल आनंद जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, तो जी अपने हेडफोन निकाल लीजिए। जी अपने हेडफोन, हाँ हेडफोन डिस्कनेक्ट कर लीजिए। जी माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी राहुल आनंद जी, राहुल आनंद जी की आवाज़ हमारे पास नहीं आ पा रही है। हम डॉक्टर आलोक सोती जी के पास चलेंगे। डॉक्टर आलोक सोती जी, जी डॉक्टर साहब, विपक्ष एकजुट हो रहा है, बैठकें अब शुरू हो चुकी हैं। एक तरह से कहा जाए कि 12 तारीख यानी 12 जून को बैठक होने वाली है विपक्ष की। क्या लगता है कि जो भी विपक्षी दल वहाँ पर जुट रहे हैं, उनको पीएम, लगभग सबके अंदर ये भावना तो होगी ही। ये कहें कि किसी के अंदर भावना नहीं होगी कि हम पीएम बने, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन क्या सभी अपनी भावनाओं का त्याग कर सकते हैं? क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है विपक्ष की एकता का। अगर ये मुद्दा सुलझा लिया विपक्ष, तो सारे मुद्दे सुलझ जाएंगे। जी हाँ देवेंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस समय विपक्ष एक हो रहा है और उसके सामने 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज ये है कि 12 जून को कितने विपक्षी दल एक साथ आते हैं, क्योंकि जहां तक सवाल होता है किसी मुद्दे पे विपक्षी दलों का एक साथ होना, वो तो हो जाता है क्योंकि 1 साल से कम का समय बचा हुआ है जिसमें जो है इलेक्शन होना है, और जाहिर सी बात है विपक्ष की भी यही इच्छा है कि किस तरीके से जो है कि वो भी सत्ता में आए। पहला स्टेज ये है कि पहले सारे विपक्षी दल जितने भी हैं 21 वो एक साथ इकट्ठा आए, एक प्लेटफॉर्म पे आए। दूसरी स्टेज होगी कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ कांग्रेस भी आप देख रहे हैं काफी बड़ी प्रबल दावेदार है, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर की है और जिस तरीके से कर्नाटका में उनको जीत मिली है, उनका मनोबल बहुत बढ़ चुका है, उनकी एम्बिशंस बढ़ चुकी हैं। साथ में आप देख रहे हैं नीतीश साहब बहुत प्रयास कर रहे हैं, सबको जगह जगह जाके बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सीनियर मोस्ट है, काफी उनको अनुभव है, काफी उनकी अच्छी छवि भी है, ईमानदार छवि वाले
नेता है नीतीश कुमार जी, तो वो एकजुट करने में लगे हुए हैं। तीसरी बात ये आएगी आपके सामने कि सीटों का बंटवारा, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल है वो अपने अपने क्षेत्र में काफी स्ट्रांग हो चुके हैं। क्या वो कांग्रेस को उतना स्पेस देंगे जितना कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते अपना चाहती होगी स्पेस को? तो 3 बड़े मुद्दे हैं। फर्स्ट स्टेज है, इसको आप प्रिलिमिनरी कह सकते हैं, जिसमें कम से कम सारे जो विपक्षी दल हैं एक प्लेटफॉर्म पे आए और कोई ना कोई एक कॉमन निष्कर्ष के ऊपर पहुंचे। फिर आपको देखना होगा कि आगे की स्टेज कैसे होगी। और हमको उम्मीद है कि जिस तरीके से विपक्ष ने सांसद का जो उद्घाटन समारोह का जो है विरोध किया है, हमें लगता है कि 12 जून को ज्यादा से ज्यादा विपक्षी दल इस बैठक में शामिल होंगे। जी, ज्यादा से ज्यादा विपक्षी दल इस बैठक में शामिल होंगे, ये उम्मीदें तो की ही जा सकती हैं, क्योंकि विपक्ष अब एकजुट हो रहा है ऐसा माना जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और, एक सवाल हम और आपसे पूछना चाहेंगे, ये बहुत ज़रूरी सवाल है कि देखिए अध्यादेश के मामले में जो दिल्ली में आया है, केजरीवाल लगातार जो विपक्षी दल हैं उनसे सहयोग मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो है उसने किनारा कर दिया। तो ये सब भी मुद्दे उठ सकते हैं। ऐसे में अगर जो इन बातों पर अगर जो ध्यान नहीं दिया जाता, विपक्ष ध्यान नहीं देता, तो देखिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में एका नहीं है। एका अगर जो होता तो इनकी बातें, केजरीवाल जी की बातें कांग्रेस जरूर सुनती, किनारा नहीं करती इस मामले से, लेकिन उसने किनारा किया है। तो इस तरह के और भी विवाद होंगे, तो पहले ये लोग अपना विवाद सुलटाएंगे या फिर विपक्ष को जो सत्ता है उसको घेरने की रणनीति बनाएंगे? किन पर ये विचार करेंगे? जी हाँ देवेंद्र जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिसने तरह अगर अतीत देखें आम आदमी पार्टी का, उन्होंने जो है पानी पी पी के जो है कांग्रेस को, विशेषकर कांग्रेस को जिस तरीके से उन्होंने उनके नेताओं के पीछे जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो कांग्रेस को कभी गवारा नहीं होंगे। दूसरी, अगर हम राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जहां जहां आम पार्टी जो है स्ट्रांग हुई है, वहां वहां कांग्रेस को नुकसान हुआ। चाहे वो प्रारंभ में आप दिल्ली का देख लीजिए, वर्तमान में आप गुजरात में भी देख लीजिए, जो लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी की हुई है, इस कारण की जो कांग्रेस को था उसको काफी कमजोर कर दिया था आम आदमी पार्टी ने। तो इस तरीके से कांग्रेस जानती है कि आम आदमी पार्टी जो है वो राजनीतिक रूप से और सांकेतिक प्रतीकात्मक रूप से वो उसके लिए विरोध है। दूसरी बात, आप केजरीवाल साहब के चरित्र और चलन को देखें तो विपक्ष में अभी डाउट है कि आज वो उनके अगेंस्ट एक विधेयक आने वाला है जो कि उससे जो है बचने के लिए वो सब जगह जा रहे हैं। अगर मान लीजिए इससे उनको बचा भी लिया जाता है, लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा में अगर उसको गिरा लिया जाता है, तो क्या गारंटी है कि कल को अपना चरित्र जो है केजरीवाल साहब बदल देंगे? तो ये भी एक डाउट जो है वो भी जो है कांग्रेस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस जान रही कि सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी जो है वो बीजेपी नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ी जो हेडल्स है वो आम आदमी पार्टी है, इसलिए वो अपना जो है डिस्टेंस बनाए रखे हुए हैं। जी राहुल आनंद जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। राहुल आनंद जी, सवाल ये है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है और बीजेपी को इससे थोड़ा डर तो लगना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहूं, आवाज जा रही है? जी बिल्कुल आ रही है, और सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहूं कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि नजरें बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, नजरें बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। और जहां तक सवाल ये उठता है विपक्षी एकता का, तो मैं आपको बताता हूं कि जो पट्टीदार होता है ना, खास करके, और जब पट्टीदार दो भाइयों में आपस में जब झगड़े हो जाते हैं तो वो भाई बाहर निकल के बड़े भाई को इस प्रकार से लताड़ना चाहता है कि उससे ऊपर कोई है ही नहीं। वो इस चीज को भूल जाता है कि जो साम दंड भेद जो सीखा वो बड़े भाई के ही भरोसे सीखा। तो अभी विपक्ष में ऐसी स्थिति नीतीश कुमार जी की है। मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी पे आप भरोसे किस माखिफ करिएगा, वो कब क्या बोल देंगे, कब नीतीश कुमार जी के दर्द हो जाएगा और कब नीतीश कुमार जी उनका साथ छोड़कर कहेंगे कि मैं अकेले लड़ूंगा। किसी को मुख्यमंत्री बनना है तो किसी को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। कल जेडीयू के कार्यालय में नीतीश कुमार की जब गाड़ी इंटर कर रही थी तो भारत का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लग रहे थे और मन ही मन मिट्टू मियां मुस्कुरा रहे थे। आप मनोज दास मनु जी से पूछ लीजिए, मेरे पास इसके प्रमाण भी हैं। मैं आपको और बता दूं, जो लोग ये कह रहे थे कि संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो क्या ये देश को समर्पित नहीं था, मैं आपको बताऊं कि आज मोदी सरकार का काम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या फिर आपको
एक बच्चे तक या फिर आखिरी प्रदान पर खड़ी उस जनता तक जो गांव में जिन लोगों को नजरअंदाज किया जाता था, उन सब के दरवाजे पे खटखटा रही है। चाहे आप जाकर पूछ सकते हो, उसमें हर वर्ग के लोग सम्मिलित हैं। तो इससे पता चलता है कि कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। मैं दूसरी बात बता दूं कि ये जो विपक्ष की जो आज एकता नजर आ रही है और जो बार बार संविधान खतरे में रखने की बात कर रहे हैं, तो वो दरअसल में यही कहना चाह रहे हैं कि वो अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। सोने की लंका जितनी चमकदार होती थी, तो लंका के रावण के लंका के जो नीच राहु थे, उनका यही अभद्र व्यवहार रहता था। वो लोगों को किस प्रकार से परेशान करते थे, वही आज विपक्षी दल है। कोई काम अच्छा नहीं लगता है, चाहे आप वो गरीबों को अनाज दीजिए, उस पे भी इनके पेट में दर्द है कि मोदी सरकार क्यों दे रही है, या फिर इंदिरा आवास में रिकॉर्ड तोड़ लोगों को घर बनवा दीजिए, उस पे भी इनके पेट में दर्द है। ये प्रश्न पूछते हैं, मैं डाटा तक दे सकता हूं। या फिर उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात की जाए, उसमें भी इनके पेट में दर्द है। कहीं ना कहीं से जो विपक्षी एकता है वो नागावार गुजरेगा। अगर इतनी ही ताकत होती इस एकता में, तो फिर ओवैसी साहब ने क्यों समर्थन किया, मायावती जी ने क्यों समर्थन किया। इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसमें अभी तो जो सबसे बड़े फूफा हैं, जो थोड़ी देर पहले जो चर्चा हो रही थी कि केजरीवाल जी वो कब नाराज हो जाएंगे अपने आप में और कब किसका डिग्री मांग देंगे, ये भी कहना मुश्किल है। उनको लगता होगा कि मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो कोई है ही नहीं, इसलिए पीएम का तो दावेदार मैं बनता हूं। ममता दीदी क्या अपना सीट छोड़ेगी जहां पर वो क्षेत्रीय दल होकर मजबूत है? तो प्रश्न ये उठता है, ये सिर्फ मोमेंटम तैयार किया जा रहा है और प्रदेश की और जनता समझदार है और सशक्त है। उनको पता है कि कमल का बटन कब और कहां जाकर दबाना है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कुशवाहा जी, कि जो थर्ड फ्रंट बनाने की बात की जा रही है, कल नीतीश कुमार जी का एक बयान आया था। आप गांव के किसी एक सामान्य व्यक्ति से पूछिए कि देश में संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, उसको ये पता है। लेकिन नीतीश कुमार जी जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं और इनका अपना प्रदेश नहीं संभल रहा है, वो चले हैं देश की राजनीति करने के लिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 6 फूफा और 1 फुआ राष्ट्रीय राजनीति में अपने विकल्प को तलाश रहे हैं। और जब ममता दीदी 2016 में आई थी पटना, तो नीतीश कुमार जी को गद्दार कहकर गई थी। क्या वो शब्द नीतीश कुमार जी भूल जाएंगे? अब रही बात संविधान बचाने की, तो ये अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। इनके साथ जितने लोग हैं राजनीति में, चाहे वो राहुल गांधी की बात कर लीजिए, राहुल गांधी जी अगर पूछा जाए वास्तविक रूप में, तो पीएम के दावेदार वही होते हैं। ठीक है वास्तविक रूप में, क्योंकि पुत्र मुंह जाएगा नहीं तो किसको बनाया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। मनोज लाल दास मन्नू जी, जवाब दीजिए कि बड़े भाई से नाराज जवाब देने की क्या जरूरत है जी। आसाम के मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी को दोगला कहा था, जब वो कांग्रेस में थे तो उनको वो ले लिए। यही भाजपा जो है आसाम के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कितना ऊपर गई थी, जिसका कि इनको अंदाजा नहीं है। तो राजनीति में इनको लग रहा है कौन गद्दार कहा, कौन कहा। अमित शाह को तरीपार लोग कहते रहे हैं, तो उसका क्या कीजिएगा। नरेंद्र मोदी को लोग कटुआ कहते रहे हैं कि जो काटते हैं, जो हत्या करते हैं, हत्यारा जैसे सबसे भी उनके साथ हुआ है। तो अब देखिए जनता क्या कर रही है। अभी ये उज्ज्वला को गिना रहे हैं, हम तो उनको कहते हैं कि आप जिसको जिसको उज्ज्वला दिए हैं उसकी क्या स्थिति हो गई है। 450 में जहाँ गैस मिलता था वहाँ 1250 रुपया में ले रहे हैं। अरे आपने जनता के साथ वादा किया था, पूरे हाथ हिला के वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो काला धन घर से बाहर से यहाँ लाएंगे। आज तक ये लेकर आए कि नहीं आए, ये तो आप देवेंद्र जी बताइएगा। इन्होंने घोषणा किया था कि कौन है नीरव मोदी, कौन मोदी है, सबको हम यहाँ पर देश में लाएंगे। इन्होंने कहाँ लाया? या इन्होंने तो LIC को बेच दिया, SBI को बेच दिया, राहुल आनंद जी जवाब दीजिए। पूरे निजीकरण को बेच दिया। जल्दी से क्योंकि राजवानी जी के पास भी जाना है मुझे जी। राहुल आनंद जी इसीलिए कह रहे हैं कि इनका तो मुहार ठिट्ठी है। अब इन्हीं के यहाँ पर चल रहा है कि नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। उनके ही भी सभा में लोग कहे तो किसी के सभा में कार्यकर्ता के
कह देने से कहा। देखिए इन राहुल जी। लोगों के पेट में ये दर्द हो रहा है कि आखिर विपक्ष क्यों बैठ रहा है। ठीक। अगर विपक्ष बैठ गया तो फिर बड़ा नुकसान होगा। अगर कोई बात नहीं है कि लंबा चौड़ा बयान देने की क्या जरूरत पड़ती है। राहुल जी। अपना विपक्ष कर रहा है, कुछ नहीं होगा, वो फेल हो जाएगा, हटाइए झंझट। तो आपको ये बोलने की क्या जरूरत है भाजपा के नेताओं का। जी। इसीलिए इनके ऊपर अभी है आरएसएस का भूत सवार है और इनके यहाँ प्रधानमंत्री जी, राहुल आनंद जी। आरएसएस बनाती है, कोई भाजपा नहीं बनाती। जवाब दीजिए जल्दी से। राहुल आनंद जी जवाब दीजिए। अगर कुछ रहेगा तब न जवाब देंगे। आ गया क्या काला धन जो ये बताएंगे जनता को। जी राहुल जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। महंगाई कम हो गई। जी राहुल जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही। तो इनके अभिनेत्री स्मिता राहुल जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही। ईरानी माथा पर गैस को लेकर घूम रही थी। अब इनको चलिए घूमने चलिए में क्या मेराजवली दर्द हो जी, रहा ठीक है मेराजवली जी विपक्षी एकता की बात हो रही है। कांग्रेस भी साथ है, प्रधानमंत्री पद को किसी को भी मिले इस शर्त पर भी राजी है। लेकिन जो केजरीवाल जी से संबंध हैं कांग्रेस के, और कुछ तो मनमुटाव है ही, कुछ तो अंदर है ही, इनको साथ लेकर कैसे चल पाएंगे। जी देवेंद्र जी ऐसा है, मैं कुछ बोलना चाहूंगा देवेंद्र जी। जी हम आएंगे आपके पास, पहले मेराजवली जी, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी। जी ठीक है जी मेराजवली जी। कोई मनमुटाव नहीं है, और अगर आप एक एक मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे तो वो चर्चा अलग दिशा में चली जाएगी। अभी जब राहुल जी की सदस्यता गई है तो आपने देखा सारे विपक्षी दलों ने राहुल जी का समर्थन किया, उसमें आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल भी शामिल थे। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर सब लोग एक सहमत होते हैं। अभी जो हमारी बहन और बेटियां जंतर मंतर पे बैठी हैं, उसमें सब लोग एकमत हैं, सब कह रहे हैं अध्यादेश वाले मामले पे कांग्रेस क्यों नहीं सहमत हो रही है। जी अध्यादेश वाले मामले पर क्यों किनारा कर रही है कांग्रेस। मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ मामला किसी एक मुद्दे पर नहीं है। यहाँ मामला ये है कि 2024 में किस तरह से विपक्षी दल एकजुट हों। जबकि सच ये है, आप भी जानते हैं देवेंद्र जी, कि विपक्षी दलों का जो शुरुआत हुई वो कांग्रेस के समय में हुई। और ये भी सच है कि क्षेत्रीय दलों से अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो वो कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस की हुकूमत में सबको अपनी सियासत, अपनी विचारधारा बताने की, कहने की इजाजत थी। आज भारतीय जनता पार्टी के अपने ही नेताओं को किसी भी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है। ना किसी विपक्ष के नेता को, ना हमारी उन बेटियों को जो इस देश का मान और सम्मान और गौरव बढ़ाकर आई थी। और जिस वक्त आई थी उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने फोटो खिंचवाने के लिए सारा श्रेय खुद ले लिया था। और इनके नेता हर उस बात पे ये कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अब क्यों नहीं उन बेटियों के दर्द को समझा जा रहा है। 1.5 किलोमीटर कल एक तरफ संसद का उद्घाटन हो रहा था और दूसरी तरफ हमारी बहनों पर लाठीचार्ज हो रही थी और पुलिस उनको खदेड़ रही थी और पुलिस अपनी वैन में डाल रही थी। ये कैसी बात है। ठीक है, तो विपक्ष अगर एकजुट हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी को। विपक्ष तो होना चाहिए, विपक्ष तो इस देश की मूल आत्मा में है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के नेताओं में क्या चल रहा है, उनकी कब बैठक होना है, वो क्या तय करेंगे, उनका चेहरा कौन है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो इस समय सत्ता में वो हैं। सवाल उनसे पूछे जाएंगे, वो विपक्ष से सवाल ना पूछें। ठीक है, 9 साल हो गए, 9 साल पे तमाम बातें कही जा रही हैं। 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री ने नहीं करी है। उस प्रधानमंत्री ने जो तत्कालीन हमारे मनमोहन सिंह जी को मौन प्रधानमंत्री कहता था, अब भारतीय जनता पार्टी राहुल आनंद जी एक भी आपको दोनों पत्रकार लोगों के वार्ता जवाब नहीं कर देने पाती है किसी भी मुद्दे पर। राहुल आनंद जी जल्दी से, समय कम है सर। तो राहुल जी किन चीजों की बातें कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना और फलाना योजनाएं, जितनी योजनाएं हैं, राहुल जी आप जवाब दे सकते हैं। राहुल जी, राहुल जी
देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि जो मिराज जी एक बात कह रहे थे कि किसी प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। मैंने पहले भी कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस बदलाव की गवाही दे रहा है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जितनी 9 साल के अंदर जितने कायाकल्प किए गए हो, चाहे वो हेल्थ इंडस्ट्री को लेकर की गई हो, चाहे पैंडेमिक के टाइम में की गई हो, या फिर काला धन की जो बात लगातार आज किए जा रहे हैं 15 लाख रुपए के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये कभी भी नहीं मानेंगे। क्योंकि आप अपना आधार कार्ड अपडेट करा लीजिए, जेडीयू के और कांग्रेस के जितने भी लोग हैं वो लोग अपना आधार कार्ड अपडेट करा लें। मुझे 45 लाख रुपए मिल गए जब राम मंदिर का शिलान्यास हो गया, उस समय मुझे 15 लाख रुपए मिल गए। जब 370 और 35A हट गया, उस समय मुझे 15 लाख रुपए मिल गए। और बेल तैनात हो गया हमारे सीमाओं पे 15 लाख रुपए मिल गए। और ये मैं आपको जब सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई और जब एयर स्ट्राइक कर दी गई, उस समय भी आपको पैसे मिल गए। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये कहने की बातें नहीं होती हैं, करने की बातें होती हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये सारे विपक्ष को मजबूत होना चाहिए सत्ता पक्ष के सामने, क्योंकि सदन में जो आत्मा होती है वो विपक्ष में ही विराजमान करती है। लेकिन हमारे विपक्ष का क्या कार्यशैली रहा है, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। क्या विपक्ष अब जो सदन चलने वाला है नए सदन में जाने से मना कर देगा, या फिर मैं ये बोलूं कि 2024 के पहले कम से कम जाके सदन को देख तो लेना चाहिए। क्या पता अगली बार आप लौट के वापस ना आए उस सदन में, ये भी तो हो सकता है। क्योंकि बच्चा और यहाँ तक कि इस देश का हर एक व्यक्ति, मैं आखिरी पायदान पे खड़े उस व्यक्ति की भी बात करता हूँ, नरेंद्र मोदी के कार्य से काफी प्रभावित है और उनको पता है कि देश को किसके हाथ में सौंपना है और ये सत्ता को कौन चला सकता है। और रही बात संविधान खतरे की, तो मैं आपको बता देता हूं, राहुल गांधी बेल पे, सोनिया गांधी बेल पे, लालू परिवार बेल पे। मैं नीतीश जी की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि नीतीश जी एक अवसाद व्यक्ति हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार के कोई आरोप नहीं लगे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जो सत्ता का दुरुपयोग की बात कर रहे थे तो मैं उनको बता दूं कि उड़ीसा में बीजेपी की स्थिति सबसे ज्यादा कमजोर है। लेकिन क्या बीजेपी कोई ऐसा कांड नहीं पकड़ाया उड़ीसा में जिसे लोग भेज कर सीबीआई की इंक्वायरी करा सके? कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो चोर है वही शोर मचा रहा है। चाहे वो अखिलेश यादव की बात कर लीजिए या फिर बंगाल की बात कर लीजिए, और उसकी रणनीति की हो रही है। मनोज दास जी, जल्दी से, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, हमें डॉक्टर आलोक सोती जी के पास भी जाना है। देवेंद्र जी, ये सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए और 100 के ऊपर अपने सैनिकों की हत्या करवा दिए, 15 लाख रुपया मिल गया। तो अब इनको क्या कहा जा सकता है? राम मंदिर बना दिए और सारे लोगों के खाते में 15 लाख रुपया भेज दिए। तो इस चीज को अब इनसे तो बात करना ही ये समाप्ति है। अब जो व्यक्ति राम मंदिर बन गया और उसको 15 लाख रुपया का दे, एक ही काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि गरीब को और गरीब बनाया है। 5 किलो अनाज दे देकर गरीब को और गरीब बनाया है, और कोई ऐसा काम नहीं हुआ है कि जिससे कुछ इनका कहा जा सकता है। कहाँ गया 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार का? ये तो सब देखिए, सब ये हवा है। और संसद भवन में कौन जाएंगे नहीं जाएंगे, इसका ठिका ही लिए हुए है क्या? इनके भाजपा के किसी के पितामह का क्या हुआ संसद भवन बना हुआ है? वो अपना फोटो को स्टेशन कराने के लिए ही उसका उद्घाटन किए। राष्ट्रपति से तो उनको उद्घाटन कराते तो नरेंद्र मोदी जी का फोटो सामने नहीं आता, राष्ट्रपति जी का आता। तो इसलिए कौन जाएंगे नहीं जाएंगे, ये किसी के पितामह का नहीं है संसद भवन। चंद्रशेखर जी, ये जो है, सॉरी देवेंद्र जी, ये संसद भवन देश की जनता का है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को वहाँ जाएगा। इनको कहाँ के जाएगा क्या? ठीक है, इनको कहाँ के जाएगा क्या? ठीक है, जाना चाहिए था ना उद्घाटन में, क्यों नहीं गए? कल उद्घाटन में जाएंगे जहाँ आप उसको कीजिएगा। नरेंद्र मोदी को फेवरेट करने के लिए जाएंगे क्या? राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने में पेट में दर्द हो रहा था कि नरेंद्र मोदी का फोटो मीडिया पर नहीं आता। आ जाता द्रौपदी मुर्मू जी का फोटो, एक आदिवासी का फोटो आ जाता तो नरेंद्र मोदी चारों खाने चित हो जाते, उनको कौन पूछता? तो ये सब नाटक बंद कीजिए
और वो संसद भवन किसी के बाप का नहीं है, ये देश की जनता का है। और ये लैंग्वेज कभी मत बोला कीजिए कि संसद में पहुंच जाएंगे नहीं जाएंगे। आपके पूछ के जाएगा क्या? नरेंद्र मोदी को ताकत है क्या कि किसी सांसद को भीतर जाने से रोक देंगे? चलिए ठीक है, इस तरह से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हमारे पास समय भी नहीं है, बिल्कुल सर, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। डॉक्टर आलोक सोती, विपक्ष की एकजुटता में अभी कितना दम दिख रहा है? ये तो साहब 12 जून को पता चल जाएगा कि विपक्ष में कितनी एकता है। लेकिन आप देखेंगे कि विपक्ष की जो ठीक है, जमहूरियत है, लोकतंत्र है, जनतंत्र है, इसमें एक मजबूत विपक्ष का होना डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी होता है। लेकिन भारतवर्ष में जो विपक्ष है उसके अपने विपक्ष के अंदर की कितने विपक्ष हैं, उनकी कितनी डिफरेंसेस हैं, ये आपको देखने और समझने वाली है। क्योंकि जो आपके क्षेत्रीय दल हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और उनकी वजह से कांग्रेस को बैकफुट पे आना पड़ता है। अब देखना पड़ेगा कि कांग्रेस कितना सेक्रीफाइस करती है, एक साथ मिलती है। हालांकि इनके अपने गणितक लगे होंगे, वोटों का, सीटों का जो बंटवारा होगा उसमें भी देखना पड़ेगा। कहीं ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अगर ज्यादा सीट छोड़ देगी तो उस समय उनका जो संगठन है, जो उनके साथ लोग लगे हैं, वो कहीं ना छोड़ के विपक्ष के जो में आ जाए। क्योंकि आप देखते हैं चुनाव लड़ने वाले जो है वो सीमित हैं, क्योंकि हिंदुस्तान कहने की बातें हैं, अगर आपके पास पैसा है तभी आप राजनीति कर सकते हैं, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे आप जैसा कॉमन आदमी जिंदगी भर चिल्लाता रहेगा लेकिन कोई पार्टी जो है टिकट नहीं देगी, तो ये हकीकत है। तो उस समय देखना पड़ेगा कि किस तरीके से धन का बंटवारा हो रहा है, किस तरीके से लोग आपके साथ आ रहे हैं, कितने लोग जो है आप पे पैसा लगा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा का चुनाव 10,000 करोड़ से कम में नहीं लड़ा जाता है। तो उस समय देखना पड़ेगा कि कौन विपक्ष कितना पैसा जो है अपने साथ ला रहा है, उसी के हिसाब से देखिएगा आगे की रणनीति तय होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि वास्तव में विपक्ष में अभी कितना दम है और विपक्ष में भी कितना विपक्ष है, यह सबसे बड़ी बात है। हालांकि मीटिंग तो 12 जून को होगी और उस समय से ही आगे का पता चलना शुरू हो जाएगा कि विपक्ष का दम कितना जोरदार है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।